नमस्कार दोस्तों, अब हम तव्यत प्रत्यय समझने वाले हैं। तव्यत प्रत्यय का मीनिंग होता है चाहिए। मतलब जब हम इसे धातु को लगाएंगे, धातु मतलब क्रियापद का मूल रूप, उसे जब लगाते हैं तव्यत प्रत्यय, तब उसका मीनिंग चाहिए ऐसे हो जाता है। पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, हंसना चाहिए, गाना चाहिए, इस तरह का मीनिंग तव्यत प्रत्यय के होता है। जैसे अनियर का जो मीनिंग होता है, सेम मीनिंग तव्यत का है। अनियर प्रत्यय का भी मीनिंग चाहिए ही होता है और तव्यत का भी मीनिंग चाहिए ऐसा ही होता है। तो चलिए अब हम उसे समझ लेते हैं। तव्यत प्रत्यय शुरू करने से पहले आपको यहाँ में सेठ धातु और अनिट धातु के बारे में बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम कैसे कर रहे हैं, तो जो धातु होते हैं, धातु मतलब जो क्रियापद का मूल रूप धातु उसे कहेंगे। धातु जो है संस्कृत में लगभग 2000 धातु है, 2000 प्लस 2000 प्लस धातु है। उसमें कुछ सेठ धातु है, सेठ, और कुछ है अनिट धातु है, सेठ और अनिट। तो उसमें जो सेठ धातु है, सेठ का मतलब होता है जिन धातुओं को ई लगाया जाता है। देखिए स प्लस इट ऐसा है, मतलब जिन धातुओं को ई लगता है। और ये संधि की उन्होंने अ प्लस ई ए बना सेठ, मतलब जिन धातुओं को ई लगाया जाता है, बीच में ई जुड़ता है, उन्हें सेठ कहते हैं। जैसे देखो पट धातु है और पट को पठितव्यम ऐसा रूप बन जाएगा तव्यत का। ठीक है, वो हम सब समझने वाले। सबसे पहले मैं बताने वाला धातु सेठ और अनिट, पठितव्यम, और दूसरा है गंतव्यम। तो ये दो धातु जिन्हें ई नहीं लगता है उन्हें कहते हैं अनिट। अ मतलब नहीं लगना, तो उन्हें कहते हैं अनिट। मतलब कुछ अनिट धातु है और कुछ सेठ धातु है। तो सेठ धातु सबसे ज्यादा है और अनिट बहुत कम है। मतलब लगभग 100 प्लस अनिट धातु है। 2000 में से 100 प्लस मतलब 100 से और कुछ ज्यादा तो वो अनिट धातु है और बाकी सब सेठ है। तो हम सबसे पहले सेठ धातु के धातु और प्रत्यय के रूप कैसे बनते हैं वो समझेंगे और फिर बाद में अनिट के समझ लेंगे। तो यहाँ हमने पट प्लस तव्यत दिया है, तो अभी इसे करते हैं। पट ये सेठ धातु है। अभी सेठ धातु कैसे पहचाना और अनिट कैसे पहचानेंगे, शायद आपके मन में ऐसा डाउट होगा कि आपने कैसे पहचाना और हम कैसे पहचानेंगे, शायद आपके मन में ऐसा डाउट हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, किताबें, अलग अलग किताबें बनाई गई उसके ऊपर की सेठ धातु का एक ग्रुप बनाया है, अनिट का एक ग्रुप बनाया है। तो अनिट के 100 प्लस है, तो मैंने बता दिया है, मगर उसकी एक लिस्ट है। तो आपको वो लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको लास्ट में दे दूंगा एक लिस्ट। उसमें जो धातु और प्रत्यय को जोड़कर जो रूप बनते हैं उसकी लिस्ट में लास्ट में देने वाला हूँ। आप वो देख लीजिए, मैं मीनिंग के साथ देने वाला हूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप 100 धातु कब याद करोगे, उससे अच्छा है कि, और इतना यूज़ भी नहीं होता है 100 धातु, आपके स्कूल लेवल के लिए इतना यूज़ नहीं होता है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जितना जरूरी है उतना मैं लास्ट में देने वाला हूँ, आप वो याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि कैसे बनते हैं। तो चलिए, पट प्लस तव्यत, तो तव्यत का तव्य बच गए। सभी नियम है, हम स्टेप बाय स्टेप हर एक को समझने वाले हैं। ये नियम जहां लगते हैं वही लगाएंगे, जहां नहीं लगते वहां नहीं लगाएंगे। देखो अभी धातु के अंतिम ई को, मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई को ए बन जाता है, ऊ को ओ बन जाता है, मगर यहाँ कोई ई भी नहीं और ऊ भी नहीं है। उपदा, मतलब उपदा के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो सिंपल क्या है, पट प्लस तव्यत है, यहाँ का कोई नियम नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी सेठ धातु, ये सेठ धातु है, अभी ई उसे ई जुड़ेगा, सेठ धातु को ई जुड़ता है, तो ये कैसे जोड़ेंगे, पट प्लस ई प्लस तव्य। देखो अभी बीच में ई जुड़ा, पट प्लस ई और फिर तव्यत, तव्यत का तव्य बचा, और बाद में सिर्फ इसे जोड़ देना है, पट प्लस ई, पठी और फिर तव्यम। हमने यहाँ तव्यम किया है। क्यों किया है, ये जो तव्यत प्रत्यय है, जब हम क्रियापद को से जोड़ते, धातु को से जोड़ते, तब वो पुल्लिंग में बालक की तरह चलेगा, मतलब पठितव्य, और फिर स्त्रीलिंग में पठितव्या ऐसे, और नपुंसक में पठितव्यम। इसके हम बाद में लास्ट में हम वाक्य रचनाएं बताएंगे और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से ये रूप बन गया। और एक उदाहरण लेते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने उदाहरण दिया लिख प्लस तव्यत, अभी इसके रूप बना लेते हैं। अभी देखिए लिख, तो उपधा, अब यहाँ ध्यान देते हैं, उपधा का मतलब क्या होता है, सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट मतलब जो लास्ट है उसका पहले वाला, उसे कहेंगे उपधा। यदि उपधा में यदि ई उ रू है तो ई को ए बनेगा, और यहाँ सिर्फ रस्व ई, रस्व उ और रस्व रू की बात की है। ये है तो ए बनेगा, उ है तो ओ, रू है तो अर बनेगा। ठीक है, तो अभी उपधा मतलब जो लास्ट वर्ण है उसके पहले वाला जो भी रहेगा, मगर वो को कौन सा होना चाहिए, ई उ रू, इनमें से कोई एक है,
तभी ई को ए बनेगा, तभी ख, ख के पहले वाला कौन है, सेकंड लास्ट कौन है, ई है, ल में जो ई ओ है, तो इसलिए यहाँ ई को क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, लेख, इस तरह से लेख प्लस तव्य, लेखी, सॉरी सेठ धातु इसलिए ई जुड़ेगा, सेठ है तो ई जुड़ेगा, लेख प्लस ई प्लस तव्य, ओके, तव्यत का तव्य कर दिया और बाद में सिर्फ जोड़ देना है, लेखी तव्यम, ठीक है। अभी फिलहाल हम नपुंसक में ही कर रहे हैं, यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, वाक्य के हिसाब से उसमें चेंज होते रहेंगे, तो वाक्य में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना होता है। या हमने और एक उदाहरण लिया, धाव प्लस तव्यत, तो इसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, धाव प्लस ई प्लस तव्य, ठीक है, ये जुड़ गया और बाद में सिर्फ इसे जोड़ना है, इनमें से कोई नियम नहीं लगेगा, तो धावितव्यम, ठीक है, इस तरह से बन जाता है। शी प्लस तव्यत, तो शी मतलब सोना, सोना मतलब गोल्ड नहीं, ये सोना, ठीक है। तो यहाँ शी प्लस तव्यत, तो दीर्घ ही है, कोई भी हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, कोई भी हो, तो ये बनेगा अंतिम, मतलब लास्ट में। अभी ये जो शी धातु है उसके लास्ट में ई है, तो इसलिए ई को क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो शे, शे प्लस ई। अभी ये सेठ धातु है तो सेठ धातु को ई जुड़ेगा, ई प्लस तव्य, हमने डायरेक्टली हाँ तो तव्यत का तव्य कर दिया। अभी यहाँ देखिए ए प्लस, अभी ए के सामने ई है, स्वर है, तो यहाँ अयादि संधि, क्योंकि हमें संधि भी जोड़ते जाना है, संधि भी करते जाना है, तो ए के बाद यदि कोई भी स्वर है तो ए को अय बन जाता है, ऐसी संधि हो, ये जो ए है ए को अय बन जाता है, सामने कोई भी स्वर हो तो, ओके, ए के सामने कोई भी स्वर है तो ए को अय बन जाता है। तो जो शे में जो ए है उसके सामने क्या है, ई है, तो इसलिए मतलब स्वर है, तो ए को बन जाएगा अय, तो शय, यार देखो अय हलंत है, तो शय, शय प्लस ई प्लस तव्य, ठीक है, इस तरह से बन गया, क्योंकि यहाँ ए को अय बन रहा है, ठीक है, तो ये जो शे में जो ए है उससे अय बना, शय बन गया, बाद में ई और उसे जोड़ देंगे, श ई, ओके, य प्लस ई, शई तव्यम, ठीक है। अभी हम नपुंसक में कर रहे हैं, आप कोई भी कर सकते हो, रूप बना रहे तो हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक कोई भी कर सकते हो, ज्यादातर नपुंसक यूज करते हैं, सामान्य नपुंसकम ऐसा एक सूत्र है संस्कृत में, मतलब जनरली हम नपुंसक करते हैं, शयितव्यम, और फिर वाक्य के हिसाब से उसमें लिंग चेंज करते रहेंगे। शयितव्यम मतलब सोना चाहिए, चाहिए, तव्यत प्रत्यय शयितव्यम, सोना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बन गया भू, भू प्लस तव्यत। अब यहाँ देखिए भू प्लस तव्यत, ऊ है तो ऊ को बन जाएगा ओ, तो हम यहाँ लिख देते हैं भो, भो लिख दिया, तो यहाँ ई आ गया, भो प्लस ई प्लस तव्य। अब यहाँ देखिए ओ के सामने ई है, अभी यहाँ भी अयादि संधि आ जाएगी, ओ के बाद यदि कोई भी स्वर है तो ओ को अ बन जाता है, ओ को क्या बन जाता है, ओ, यहाँ ओ को अ बन जाता है, ओ को अ बन जाएगा, तो भो को भव, भव प्लस ई प्लस तव्य, ठीक है, तो व प्लस ई वी, भवितव्यम, भवितव्यम, इस तरह से रूप बन जाता है। देखिए शयितव्य मतलब सोना चाहिए, भवितव्य मतलब होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये हुए सेट की, इस तरह से हमने कर लिए। अभी हम अनिट के कुछ करते हैं, तो आपको ये दो नियम, ये भी बचे हुए ये दो नियम मैं आपको समझा देता हूँ। पच प्लस तव्य, तो यहाँ देखिए पच है, अनिट धातु है, अभी हमें कैसे पता चला अनिट है, तो हमने ये याद किया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट में एक लिस्ट दे देंगे, आप वो जो जरूरी वही हमने दिए, तो आप उतना भी याद करोगे तो आपका जो स्कूल लेवल का काम है वो पूरा हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पच प्लस तव्यत, तो देखिए अभी नियम लगते हैं तो लगाने हैं, इनमें से ये सभी के लिए, मतलब सेट अनिट दोनों के लिए नियम है, ठीक है, मगर नियम लग रहे हैं तो लगाना है। ये ई को ए बनेगा, ऊ को ओ बनेगा, उपधा के ऐसे ऐसे है, ठीक है। पच तो कोई नियम नहीं लग रहा है, यहाँ दूसरा एक नियम है, ज को क बन जाता है, ठीक है, मतलब धातु के अंतिम, धातु के एंड में यदि च या ज रहेगा तो क बन जाएगा, तो अभी पच यहाँ च है, एंड में है, इसलिए उसे क बन जाएगा, तो पक, पक प्लस तव्य, ठीक है, और बाद में सिर्फ जोड़ना है, पक, पक्तव्यम, ओके, पक्तव्यम बन गया। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बस पच च को क बना दिया है, ये नहीं लगता है इसलिए वो झंझट नहीं है, च को क बना दिया और फिर पक्तव्यम, ठीक है। गम प्लस
तव्यत, गम प्लस तव्यत, गम मतलब जाना, पच मतलब पकाना, पकतव्य मतलब पकाना चाहिए, और गम मतलब जाना चाहिए, गम प्लस तव्यत जाना चाहिए। तो ठीक है, उसका कर लेते हैं, गम प्लस तव्यत। अब ये भी अनिट है तो म को न बन जाता है, ठीक है, म हट जाएगा, गन, गन प्लस तव्य, और फिर बाद में जोड़ दो गंतव्यम, इस तरह से वो रूप बन जाता है गंतव्यम, ठीक है। क्रू प्लस तव्य, तो क्रू प्लस तव्य, तो यहाँ देखिए क में रू है, रू मतलब धातु के अंतिम, यदि ओके हमने नियम नहीं दिया, सॉरी, तो यहाँ मैं और एक नियम ऐड कर रहा हूँ, यदि रू या दीर्घ रू हो, ठीक है, दीर्घ रू हो तो उनके जगह पर बन जाता है और, ठीक है, एक नियम ऐड कर रहे हैं हम, रस्व रू या दीर्घ रू को अर बन जाता है अंतिम धातु के एंड में हो तो। ये उपदा का है, इसके बाद में देख लेंगे, पहले इसे समझ लेते क्योंकि ये बहुत यूज होता है, क्रू धातु हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो क्रू, क्रू मतलब करना, और क्रू प्लस तव्यत करना चाहिए, ठीक है। तो रू को क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, तो क प्लस अर, ठीक है, रू हट गया, उसकी जगह पर अर आ गया, और तव्य, ठीक है। और अनिट धातु होने के कारण उसे ई नहीं लगेगा, और क पूरा बन जाएगा, क प्लस र आधा है, आधा र होने के कारण मतलब हलंत होने के कारण हमेशा ध्यान में रखना, हलंत र के बाद कोई भी व्यंजन है, अभी त व्यंजन है इसलिए र त के ऊपर चला जाएगा, तो कर्तव्यम, ठीक है, कर्तव्यम। तो इस तरह से ये रू का भी उदाहरण हमने कर लिया है। तो यहाँ देखिए त्रय प्लस तव्यत, तो त्रय आई है, तो ए या आई है तो उसे आ बन जाएगा, तो उसे हम आ बना देंगे, त्रा प्लस तव्य, ठीक है। और अनिट धातु है इसलिए यहाँ ई नहीं जुड़ेगा, बाद में सिर्फ जोड़ देना है, त्रातव्यम मतलब रक्षा करनी चाहिए, इस तरह से उसका मीनिंग हो जाता है। तो इस तरह से हमने सेट और अनिट के रूप कैसे बनते वो समझ लिए हैं। अभी हम उसकी वाक्य रचना में कैसे यूज करने वो समझ लेते हैं, और लास्ट में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो समझ लेते हैं। तव्यत प्रत्यय की वाक्य रचना करते समय हमें कुछ नियम पता होने जरूरी होते हैं। तो हम तव्यत प्रत्यय की जब वाक्य रचना करते हैं, मतलब उनके साथ जब वाक्य रचना करते हैं, तो हमें कर्मणि के रूप फॉलो करने पड़ते हैं। एक कर्तरी प्रयोग होता है और एक कर्मणि प्रयोग होता है, मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये आपको पता ही होगा, इंग्लिश में आपने सीखा ही होगा। तो उसमें कर्मणि, तो उसमें क्या होता क्या है, तो कर्ता में तृतीया, जनरली हम क्या करते हैं, कर्ता में प्रथमा करते हैं, जैसे रामः गच्छति, मगर यहाँ जो है कर्ता में तृतीया होगी, कर्म में प्रथमा होगी, थोड़ा सा आपको इतना ध्यान में रखना है। और जो क्रियापद है वो मतलब तव्यत प्रत्यय का जो रूप रहेगा वो कर्म के अनुसार चलेगा। कर्म के अनुसार मतलब जो वाक्य में प्रथमा विभक्ति में है, जो शब्द प्रथमा विभक्ति में उसकी तरह रहेगा, उसका वचन, लिंग, पुरुष मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, या पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ज्यादातर प्रथम पुरुष की वाक्य रचना हमें काम आती है। तो चलिए हम वाक्य के हिसाब से आपको समझा देते हैं कि आपको कैसे करना है। राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, ऐसा सेंटेंस है, अभी उसे हमें संस्कृत में करना है। पढ़नी चाहिए, चाहिए अर्थ है इसलिए हम तव्यत प्रत्यय यूज करेंगे। आप या विधिलिंग भी यूज कर सकते हो, सेम मीनिंग रहेगा, मगर विधिलिंग यूज करोगे तो फिर कर्तरी प्रयोग हो जाएगा, वो अलग रहेगा। तव्यत प्रत्यय की वाक्य रचना थोड़ी सी अलग रहेगी, यहाँ कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रियापद कर्म के अनुसार रहेगा। तो यहाँ देखिए कर्ता कौन है, पढ़नी चाहिए हो, इसे क्रिया कहेंगे, ये क्रियापद है। तो पढ़ने की क्रिया कौन करने वाला है, तो राम, राम को पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, पुस्तक, किताब, तो इसे कहेंगे कर्म, ठीक है, ये हुआ कर्म, इसे कर्ता कहेंगे, ठीक है, और ये क्रियापद। तो कर्ता में तृतीया, तो राम की तृतीया क्या हुई, रामेण, रामेण, और कर्म पुस्तक नपुंसक है तो रामेण पुस्तकम, ठीक है। अभी इसमें प्रथमा किया हमने, अभी नपुंसक शब्द की प्रथमा और द्वितीया सेम है, पुस्तकम, और पढ़नी चाहिए, पढ़ धातु और तव्यत प्रत्यय जोड़ देंगे, पठितव्यम, ये बन गया। अभी पठितव्यम नपुंसक में क्यों लिखा, पुस्तकम नपुंसक है इसलिए, पठितव्यम एक वचन क्यों किया, पुस्तकम एक वचन इसलिए। जैसे ऐसे होता कि रामेण पुस्तकानि, पुस्तकानि, तो पुस्तकानि बहुवचन है तो पठितव्यानि, अभी ये भी नपुंसक चलेगा, पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि, तो पठितव्या, पठितव्यानि, इस तरह से। तो समझ में आ रहा है आपको कि कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार चलेगा, मतलब पठितव्यम एक वचन, पुस्तकम एक वचन इसलिए, या पुस्तकानि बहुवचन इसलिए पठितव्यानि भी
बहुवचन। यदि यहाँ पुल्लिंग होता तो यहाँ भी पुल्लिंग। जैसे अभी दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, यहाँ में लिख, छात्र को गांव जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह सेंटेंस, छात्र को गांव जाना चाहिए। तो अभी देखिए, छात्र को कर्ता में तृतीया, ठीक है, तो छात्रेण, छात्रेण, एक ही छात्र इसलिए एक वचन। ठीक है, छात्रेण अभी गांव जाना चाहिए, गांव कर्म हुआ तो ग्राम, क्योंकि ग्राम शब्द है, पुल्लिंग शब्द है इसलिए ग्राम है, एक ही इसलिए ग्राम। जाना चाहिए गंतव्य, इस तरह से बन जाता है, छात्रेण ग्रामः गंतव्यः। ठीक है, यदि इसका बहुवचन, छात्रेण ग्रामः गंतव्यः, छात्रैः, अभी ऐसा हम कहेंगे कि बहुत सारे छात्रों को गांव जाना चाहिए, मगर गांव एक ही है, तो छात्रैः तृतीय बहुवचन, छात्रैः ग्रामः गंतव्यः। ठीक है, तो सेंटेंस के हिसाब से उसका वचन लिंग चेंज होगा। मगर आपको यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, क्रियापद मतलब तव्यत प्रत्यय का जो भी रूप है वो कर्म के अनुसार चलेगा। कर्म मतलब सेंटेंस में जो प्रथम विभक्ति में रहेगा उसकी तरह वो चलेगा। अभी हम एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तेन पाठः स्मृ प्लस तव्यत, एग्जाम में आपको इस तरह से दिए जाते हैं और नीचे 3 ऑप्शन होते हैं या 2 होते हैं, ज्यादातर 3 होते हैं, हमने यहाँ 2 दिए, बस आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इस तरह से रहेगा, स्मृ प्लस तव्यत, आपको उसका रूप पहचानना है कौन सा सही है। तो स्मर्तव्यम सही है या स्मर्तव्यः, तो स्मर्तव्यः सही है। क्यों सही है, क्योंकि पाठः पुल्लिंग है इसलिए। आप स्मर्तव्यम लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्म क्या है इसमें, पाठः, इसलिए स्मर्तव्यः, इस तरह से। और एग्जाम में कभी कभी उल्टा भी आता है, तेन पाठः स्मर्तव्यः, और नीचे दिया जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको इस तरह से भी होता है क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने तव्यत प्रत्यय समझ लिया है। आगे हमने कुछ प्रत्ययों के रूप दिए हैं, आप वो देख लीजिए। धन्यवाद।